फिर ये भी कॉपी कराने हैं। जी हाँ जी, ये लाइट्स ऑन करें। कौन सी ऑफ है भाई? ये वाली लाइट उससे बताओ अबू बकर, ये लाइट बताओ उसे। जी हजरात, पहले दिन हमने एंट्री की थी प्लान डेबिट और इंटरेस्ट क्रेडिट। अच्छा, एक दिन हमने रिपेयर डेबिट, पीपी क्रेडिट। पीपी कम हो रहे तो डेप्रिसिएशन कम होगी। फर्ज कर लें ये 2002 है, ये 2003 है। अच्छा जी, एक दिन हमने ये भी किया था, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन 1। इसमें एसेट की कॉस्ट थी 70, पहले साल की डेप्रिसिएशन थी 14। याद आ रहा होगा अगर आप फिगर्स बता दें। 70 माइनस 14 54, नहीं 56, डिवाइडेड बाय 7 ईयर्स किया था, तो क्या जवाब आया था? 8 जवाब आया था। तो इस साल की डेप्रिसिएशन आई थी 8। क्लियर? तो ये थी चेंज इन पॉलिसी, ये थी नहीं, एरर के साथ चेंज का लफ्ज़ नहीं बोलना, ये थी एरर जिसको हमने रेक्टिफाई किया था। और ये था चेंज इन एस्टीमेट, चेंज इन एस्टीमेट। और मैंने कहा था फिर अगले सालों में -8 -8 -8 इस तरह डेप्रिशिएट करते रहेंगे हम। ये 2014 था, ये 2015 था। ठीक है, ओके, स्टार्ट करें। आज के पेजेस मुझे भी दें, सफा पेजेस लेके आए एंड से। कल वाले सफ़े खोल के रखें, कल वाले सफ़े खोल के रखें। जी हजरात, ये हमारा करंट ईयर कौन सा है? सारे इधर देखें, हमारा करंट ईयर कौन सा है? 2003। अच्छा, जब पॉलिसी चेंज हुई है तो पॉलिसी चेंज होने पर हमने करंट ईयर को बदला है। देखें इधर फोकस करें भाई प्लीज। पॉलिसी चेंज होने पे हमने करंट ईयर को बदला है या प्रीवियस ईयर्स को भी बदला है? इसका नाम है रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। जी, इस साल में खड़े होकर पता चला पिछले साल गलती हो गई थी रिपेयर वाली, उस गलती को सही कर दिया। क्या इस साल गलती सही की या पिछले सालों पे भी असर डाला? इसका नाम है रिट्रोस्पेक्टिव। तो कोई फर्क नहीं है, रिट्रोस्पेक्टिव ही है, दोनों रिट्रोस्पेक्टिव ही हैं। बस अलग करने के लिए पॉलिसी और एरर को इसको कह देते हैं रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट।
इसको कह देते हैं रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट। ओके, अच्छा जी, डिस्क्लोजर इसका भी चाहिए होता है, डिस्क्लोजर इसका भी चाहिए होता है, डिस्क्लोजर इसका भी चाहिए होता है, आइटम्स अफेक्टिंग। अच्छा, चेंज इन एस्टीमेट का मैंने आपको कभी डिस्क्लोजर नहीं बनवाया, डिस्क्लोजर इसका भी चाहिए होता है, डिस्क्लोजर इसका भी चाहिए होता है। और इसको कहते हैं प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, इसको कहते हैं प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। ओके, इट्स क्लियर नाउ। पॉलिसी की चेंज, फाइफो से वेटेड एवरेज इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करना, इसे कहते हैं चेंज इन पॉलिसी। चेंज इन पॉलिसी को हमेशा सिर्फ करंट ईयर पे नहीं, पिछले सालों पे भी असरात डालते हैं और डिस्क्लोज भी करते हैं। इसको कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, एज्यूमिंग दैट पॉलिसी हैज ऑलवेज बीन अप्लाइड। इस साल गलती पकड़ी गई इस साल की, हम इसको कहते हैं एरर, एरर को रेक्टिफाई करते हैं। इसको भी रिट्रोस्पेक्टिवली सही करते हैं। कल 14.5 साल सही की थी, अभी मैंने सिर्फ 1 साल सही की है पिछले साल, कल 14.5 साल सही की थी। रिट्रोस्पेक्टिव फिगर्स को रीस्टेट किया जाता है और इसका डिस्क्लोजर भी देते हैं, इसका डिस्क्लोजर भी देते हैं। अच्छा, इसका डिस्क्लोजर अभी आपको बनवाया नहीं, मंडे को बनवाना है। ये क्या है? ये है कि 2014 और 2015 2 साल है। 14 में डिप्रिशिएट कर चुके थे, यहां पता चला रिमेनिंग लाइफ बदल गई। ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन 1 था, यहां पता चला था रिमेनिंग लाइफ बदल गई, तो रिमेनिंग लाइफ की बुनियाद पे डिडक्शन निकाल दें। इट इज कॉल्ड एज प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन बिकॉज वी डू नॉट चेंज प्रीवियस ईयर, वी ओनली चेंज करंट एंड फ्यूचर ईयर। इट इज चेंज, इट ऑल्सो नीड्स डिस्क्लोजर्स, इट ऑल्सो नीड्स डिस्क्लोजर्स। ओके जी भाई, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं, पहले 5 MCQ सॉल्व कर दें। इसको इसमें ट्रांजिशन प्रोविजन नहीं होगी, इसमें कंसोलिडेशन का स्टैंडर्ड बताएगा क्या करना है। इसमें आपको सिर्फ चौथा MCQ अभी ना करें, पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठा, पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा और छठा। नजर आ रहा है लाइट? हाँ लाइट है, लाइट आ रहा है, डिम आ रहा है। फोर्थ के अलावा बाकी कर दें।
ये एस्टीमेट इधर है। ओके सातवां आठवां भी कर दें, जल्दी से चेंज करें। इधर से कोई उतार लें, इधर लगा दें, वो सामने लगा हुआ है, जल्दी कर दें। घुमाना पड़े। अच्छा, इसको पॉज कर दें। रात लेट आए हैं, पॉलिसी चेंज की थी हमने पहले दिन, तो पिछले सालों को भी बदला था। इसे कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, इसको डिस्क्लोज भी करते हैं। एरर ठीक की थी हमने, इसमें पिछले सालों को भी बदला था, इसको कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट, इसमें डिस्क्लोजर भी देते हैं। इस साल अंदाजा बदल गया था लाइफ का, पिछले साल के डेफिसिट को नहीं हमने बदला था क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन 1 में। इसको कहते हैं सिर्फ प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, इसमें सिर्फ डिस्क्लोजर होता है और इसमें इस साल एडजस्टमेंट होती है, फिगर्स एडजस्ट इस साल होती हैं। अच्छा, एक ना लफ्ज उसने लिखा हुआ है फिगर्स की एडजस्टमेंट, इसमें फिगर्स पिछले सालों में भी एडजस्ट हो रही हैं, इसमें फिगर्स पिछले सालों में भी एडजस्ट हो रही हैं, इसमें फिगर्स सिर्फ किस साल में एडजस्ट हो रही हैं? करंट ईयर में। आप जरा पढ़ना शुरू करें, लेट्स स्टार्ट, छोड़ें अब। In accordance with IAS 8, accounting policies, changes in accounting estimate and errors, ये स्टैंडर्ड का नाम है। ICAP ने इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं डाला हुआ, मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल दिया है, तो ज्यादा चांस है कि एमसीक्यूज में आपको ये इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं मिलेगा। In accordance with IAS 8, accounting policies, changes in accounting estimates and errors. How a change in accounting estimate accounted for? अब हमने सोचा हुआ था प्रोस्पेक्टिव, लेकिन नीचे उसकी अंग्रेजियां ही और थी। हमने सोचा हुआ था जवाब दे देंगे प्रोस्पेक्टिव ढूंढ के, लेकिन नीचे उसकी इंग्लिश देने का तरीका ही और था। बाय चेंजिंग करंट ईयर फिगर, जबरदस्त, ये तो ऐसा करते हैं, बाय चेंजिंग करंट ईयर फिगर बट नॉट प्रीवियस ईयर फिगर, ये तो ठीक है, इसको तो टिक कर दें कि नहीं। बाय चेंजिंग द करंट ईयर फिगर बट नॉट द प्रीवियस ईयर फिगर्स। आगे चलें, बाय चेंजिंग करंट फिगर एंड प्रीवियस ईयर फिगर्स एज वेल, नहीं, प्रीवियस ईयर कितनी बदली? नो ऑल्टरेशन ऑफ एनी फिगर्स, सिर्फ डिस्क्लोज कर दें, कोई फिगर ना बदलें, ना ये बदलें, एनी लिखा हो ना, नो ऑल्टरेशन ऑफ एनी फिगर्स, ना ये बदलें ना ये बदलें, सिर्फ डिस्क्लोज कर दें। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। नीदर ऑल्टरेशन ऑफ एनी फिगर्स नॉर डिस्क्लोजर, कहते हैं ना बदलो फिगर्स ना डिस्क्लोजर दो, छोड़ो परे, ये भी फॉल्स है। तो कौन सा टिक किया था आप लोगों ने? ए। आसान है ना। अकॉर्डिंग टू IAS 8, हाउ अ मटेरियल एरर, भाई अगर इमटेरियल एरर हो ना तो उसे सही ना भी करें पिछले साल की तो खैर है। फर्स्ट रो में आ जाए। अकॉर्डिंग टू IAS 8, हाउ अ मटेरियल एरर इन द प्रीवियस 14.5 साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हाउ अ मटेरियल एरर in the previous financial statements be accounted for in the current period. इस साल इसको कैसे सही करें? By making adjustment in financial statement of current period through profit or loss and disclosing the nature of error in note. ये आना थोड़ा समझाना पड़ेगा मुझे। By making adjustment in financial statements of current period through profit or loss. पता क्या कह रहे हैं? कहते हैं इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस में ही रिपेयर भी रिकॉर्ड कर दो,
इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस में ही पिछले साल के डेफिसिट भी रिकॉर्ड कर दो, बस चुप करके इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस में सब सही कर दो, जितनी गलतियां हैं वो इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस में सही कर दो। भाई हम ऐसा नहीं करते होते, हम इनको कंबाइन करते हैं और इनको कंबाइन करके बैलेंसिंग जो आते हैं एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस को हम कहां शो करते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स में। तो इट वाज अ बिट टफ इंग्लिश। बाय मेकिंग एडजस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ करंट पीरियड, इस साल में सही कर दो इसको थ्रू प्रॉफिट और लॉस, सारी एंट्रीज प्रॉफिट एंड लॉस में फेंक दो। जी इज इट एक्सेप्टेबल? नो। आगे चलें। सेकंड ऑप्शन ये दे रहा है, बाय मेकिंग एडजस्टमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट पीरियड एज अ मूवमेंट ऑन रिजर्व्स एंड डिस्क्लोजिंग द नेचर ऑफ एरर इन नोट। कहते हैं कि इस साल के रिजर्व्स में मूवमेंट शो कर दो, यानी पिछले साल से पिछले साल की जो ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स हम बदलते थे वो ना बदलो, इसी साल की रिटेन्ड अर्निंग में किसी तरह एडजस्ट कर दो ना। भाई वो पिछले से पिछले की स्टेटमेंट चेन इक्विटी बनाते थे, तो क्या सिर्फ इस साल की रिटेन्ड अर्निंग बदलते थे या 3 साल की रिटेन्ड अर्निंग बदलते थे? ये क्या लफ्ज इसने गलत लिख दिया है, करंट पीरियड की मूवमेंट शो करो। आपको पता है मूवमेंट कैसे शो करते थे? हम करंट पीरियड की मूवमेंट में नहीं डालते थे, हम प्रीवियस ईयर की मूवमेंट भी बनाते थे, और फिर स्टेटमेंट चेन इक्विटी 2 साल की बनती है ना, तो प्रीवियस ईयर की मूवमेंट भी बनाते थे, करंट ईयर की मूवमेंट भी बनाते थे। क्या करंट ईयर की मूवमेंट में शो कर देते थे पिछले साल की एरर, या पिछले साल की जो है उसके अंदर भी शो करते थे? ये थोड़ा सा टफ बना हुआ है, ठीक है, ये भी फॉल्स हो गया। आगे चलें। बाय रीस्टेटिंग द कंपेयर, अब लफ्ज यूज किया उसने प्रीवियस पीरियड का, बाय रीस्टेटिंग द कंपैरेटिव फिगर्स ऑफ प्रीवियस पीरियड एट देयर करेक्ट वैल्यूज, पिछले साल के फिगर्स को करेक्ट भी करो, एंड डिस्क्लोजिंग द नेचर ऑफ द एरर इन नोट, ऐसा भी करो। जी बताएं ये सही है? ये सही है। आखिर में by restating the comparative figure amounts for previous period at their correct value but without requirement for a disclosure, लेकिन disclosure ना दो, is it false? Yes, it is false. So what comes true? C 3। ये तो मैंने 3 4 5 इकट्ठे आई के वाले आसान एमसीक्यू इकट्ठे कर दिए थे। करेक्टिंग द रिकॉग्निशन, मेजरमेंट एंड डिस्क्लोजर ऑफ अमाउंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज इफ अ प्रायर पीरियड हैड नेवर अकर्ड। अगर प्रायर पीरियड कभी ना हो और उसको करेक्ट कर देना, इसे क्या कहते हैं? एज्यूम करो एरर कभी नहीं हुई और अब उसे करेक्ट कर दो, इसे क्या कहते हैं? रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट। मुझे कैसे पता चल रहा है ये करेक्ट हो रही है? करेक्टिंग द रिकॉग्निशन। अच्छा देखें भाई, हम रिकॉग्निशन भी करते हैं, पीपी रिकॉर्ड हुआ था उसे डी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, हम रिकॉग्निशन भी करते हैं, मेजरमेंट भी करते हैं, आगे अमाउंट्स आती हैं। करेक्टिंग द रिकॉग्निशन, मेजरमेंट एंड डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज इफ प्रायर पीरियड हैड नेवर अकर्ड, अगर प्रायर पीरियड कभी नहीं हुई, इस कॉन्सेप्ट का क्या नाम है? ये रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट की डेफिनेशन है जो कल आपको मैंने पढ़ाई थी। जी 1 और 3 एमसीक्यू किसका सही था? हाथ खड़ा करें। 1 और 3। 2 में शायद थोड़ा मसला हुआ हो, 2 में शायद किसी ने बी भी टिक कर दिया हो, नहीं? ओके। 4 नहीं भी पढ़ाया मैंने आपको, आज पढ़ाने। अप्लाइंग अ न्यू पॉलिसी टू ट्रांजैक्शन एज इफ दैट पॉलिसी हैड ऑलवेज बीन अप्लाइड। नई पॉलिसी ऐसे लगाना जैसे वो हमेशा से ही थी। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। Applying a new policy to transactions as if that policy had always been applied, जैसे कि वो हमेशा से ही लगी हुई थी। इसकी ये मिसाल है। कैसे पता चला? न्यू पॉलिसी। ओके। Which two of the following situation would, क्या लिखा हुआ है आगे? आगे क्या लिखा हुआ है भाई? मैंने आपको बता दिया है, ऐसे एमसीक्यू कभी आपसे सॉल्व नहीं होंगे। आपने नॉट को इग्नोर करना है, फिर आपने सॉल्व कर देना सारा,
जब आप सॉल्व करके फ्री हो जाएंगे तो जो बचे होंगे बाद में उनको टिक कर देना। पहले गलत टिक लगाने हैं अपनी रफ वर्किंग में, पहले गलत टिक लगाने हैं फिर सही टिक लगाने हैं। अब मैं सवाल को बदल रहा हूं क्योंकि सवाल नॉट के साथ पढ़ना आसान है, नहीं नॉट के साथ पढ़ना मुश्किल है, नॉट के बगैर सवाल पढ़ना आसान है। अब मैं नॉट के बगैर सवाल पढ़ूंगा, लेकिन अब जो मैं टिक कर रहा हूं वो गलत वाले टिक होंगे। Which two of the following situation would require a prior year adjustment? ये आसान तरीका पढ़ने का। Which require a prior year adjustment? वैसे एक बात सुन लें, प्रायर ईयर एडजस्टमेंट सिर्फ इधर होती है और इधर होती है। इधर कौन सी एडजस्टमेंट होती है? करंट ईयर। Which two of the following would require a prior year adjustment? प्लीज सवाल से बाहर निकल आए, नॉट नहीं लिखा हुआ सवाल में जी। कहां कहां पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बदलनी पड़ेगी? इन लास्ट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्वेंटरीज वर अंडरस्टेटेड बाय मटेरियल अमाउंट ड्यू टू सिस्टम एरर। जी भाई, अब लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बदलनी पड़ेगी क्योंकि क्या आ गई है? एरर। इसलिए इसको लेफ्ट पे छोटा सा टिक लगा देंगे हम, या नीचे ए लिख देंगे, जो भी करना है। बी जी बिल्कुल, इसमें पिछले साल के फाइनेंशियल में बदलनी है। नहीं, ए में कह रहा हूं। अब बी, अ कंपनी हैज चेंज्ड इट्स अलाउंस फॉर रिकवरेबल डेट फ्रॉम 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डेट्स टू एवरीथिंग ओवर 120 डेज ओल्ड। पहले हमारी पॉलिसी थी कि सारे डेटर का 10% लेते थे। किसी अक्लमंद ने कहा पागल हो, सारे डेटर्स में तो वो भी पड़े हैं जिनको दिसंबर में सेल किया है, वो कहां भागेंगे? अभी भी तो सेल किया है। तो अक्लमंद बनो, सिर्फ उन डेटर के ऊपर प्रोविजन निकाला करो जिनको 120 दिन से ज्यादा हो गए हैं, पैसे नहीं दिए। आपने कहा हाँ ये बात तो मुनासिब है, लेकिन अब बता दें भाई, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, एनआरवी, कल चीजें पढ़ी थी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, एनआरवी, वारंटी प्रोविजंस, करंट टैक्स प्रोविजंस और डेप्रिसिएशन लाइफ का बदल जाना, डेप्रिसिएशन मेथड का बदल जाना, रेजिडुअल वैल्यू का बदल जाना, ये 6-7 मिसालें पढ़ी थी। व्हाट आर दीज? ये एस्टीमेट ही है। क्या कंफर्म है क्या 120 डेज वाले ही भागेंगे? तो इट इज एन एस्टीमेट। एस्टीमेट को बताएं पिछले सालों में इफेक्ट करते हैं, तो फिलहाल इसे टिक ना करें। A new accounting standard has been issued that requires a company to change its accounting policy. नया स्टैंडर्ड कंपनी को कहता है यार अपनी पॉलिसी बदल लो, but gives no guidance on specific application of change itself. लेकिन स्टैंडर्ड बता नहीं रहा कि चेंज को कैसे अकाउंट फॉर करो। A new accounting standard requires a company to change its accounting policy. अकाउंटिंग पॉलिसी की हेडिंग में कल हमने एक हेडिंग पढ़ी थी, चेंज। चेंज में हमने पढ़ा था सिर्फ 2 सूरतों में इजाजत है, अगर रिक्वायर्ड बाय IFRS और इंफॉर्मेशन रिलायबल हो जाए और बेटर हो जाए यूजर के लिए। ठीक है, ये बात हमने पढ़ी थी। अच्छा, अगर ये बात हमने पढ़ी थी तो इसमें अब देखना पड़ेगा ये चेंज इन पॉलिसी है किसके मुताबिक। अच्छा, एक रूल सुन लें, चेंज इन पॉलिसी शुड ऑलवेज बी एडजस्टेड retrospectively. चेंज इन पॉलिसी शुड ऑलवेज बी एडजस्टेड retrospectively. लेकिन एक और बात लिखी हुई थी कल वाले नोट्स के अंदर, कल वाले नोट्स के अंदर एक और बात लिखी हुई थी। पेज 3 का टॉप पर लिखा हुआ है ट्रीटमेंट/अप्लाई चेंज, रिट्रोस्पेक्टिव है। हाउएवर इफ न्यू स्टैंडर्ड कंटेन ट्रांजिशनल प्रोविजन देन फॉलो दिस। अगर स्टैंडर्ड कह दे ऐसे चेंज करो तो उसकी मानो। सवाल कह रहे स्टैंडर्ड खामोश है, क्या करें फिर? सवाल कह रहे स्टैंडर्ड बता ही नहीं रहा कैसे चेंज करें, फिर बता दे जनरल रूल क्या है। अगर स्टैंडर्ड कह दे कि पॉलिसी को प्रोस्पेक्टिवली करो फिर तो स्टैंडर्ड की मान लें, लेकिन अगर स्टैंडर्ड ही खामोश है तो फिर जनरल रूल लगेगा। असूल क्या है स्टैंडर्ड से पूछ लो। स्टैंडर्ड कहता है मैं नहीं बता रहा कैसे चेंज करना है, फिर क्या करें? मर्जी लगाएं? नहीं, फिर जनरल रूल लगाएं। बड़े जनरल रूल जी, a new accounting standard has been issued that requires a company to change its accounting policy. लेकिन कोई गाइडेंस अवेलेबल नहीं है कि कैसे करें। कैसे करें फिर? अकाउंटिंग पॉलिसी स्टैंडर्ड नहीं बता रहा कैसे करें। रिट्रोस्पेक्टिवली कर लें, प्रोस्पेक्टिवली कर लें। अगर रिट्रोस्पेक्टिव करेंगे तो फिर तो पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बदलनी पड़ेंगी।
तो सवाल क्या कह रहा है? Which two would require a prior year adjustment? Yes, it requires a prior year adjustment. So C को टिक कर लें। अच्छा, अब 2 ही बचने हैं, चलें बहरहाल पढ़ लेते हैं, समझ गए होंगे आप लोग। A company has decided to move from charging depreciation on straight line basis to reducing balance method. जी, पहले तो बताएं ब्रॉड कैटेगरीज में ये क्या है? चेंज इन एस्टीमेट। जी, अब सवाल पढ़ें। Which two of the following which would require a prior year adjustment? Will it require a prior year adjustment? No, इसको भी टिक करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये करंट ईयर एडजस्टमेंट लेगा। अब हमने पूरा सवाल गलत सॉल्व कर लिया। किस किस को टिक कर दिया हमने? ए और सी को। अब पेपर में किसको टिक करके आएंगे? बी और डी को। ओके, नेक्स्ट। नोट्स नहीं है तो एंड पे पढ़ें। In which two of the following situations can a change in accounting policy be made by an entity? अच्छा, नोट्स खोल लिया करें। चेंज इन पॉलिसी बी मेड बाय एन एंटिटी, नोट्स खोलें। चेंज इन पॉलिसी ढूंढने कहीं लिखा हुआ है चेंज इन पॉलिसी, नोट्स सारा जल्दी खोलें। चेंज इन पॉलिसी रिवाइज करें जी। चेंज इन पॉलिसी किस किस सूरत में अलाउड है? इफ रिक्वायर्ड बाय, अगर स्टैंडर्ड कह दे, या रिलायबल एंड मोर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन ज्यादा बेहतर, डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन ज्यादा बेहतर हो जाए। इसके अलावा पॉलिसी बदलने की इजाजत ही नहीं है। अच्छा जी, इन विच टू ऑफ द कहना चेंज इन, शुक्र है ये अच्छा सवाल है, इसमें नॉट नहीं डला हुआ। कहना चेंज इन पॉलिसी बी मेड बाय एन एंटिटी इफ द चेंज इज रिक्वायर्ड बाय आईएफआरएस। अच्छा, इफ अ चेंज इज रिक्वायर्ड, ऊपर पढ़ा करें ना दोबारा। In which situation can a change be made by an entity? If a change is required by IFRS, can it change? Yes. तो A को टिक कर लें। B. If the entity thinks that a new policy would be easier to report, कहते हैं नई पॉलिसी बड़ी आसान लग रही है, मेरा दिल चाह रहा है इसी वाली अकाउंटिंग कर लो, बड़ी आसान जमा माइनस की कैलकुलेशन है बस। ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ, ये तो बोंगी है, वो काम कर लो जो आसान है। कहते हैं पॉलिसी में तब बदल लूंगा जब मुझे आसान लगा करेगी। पागल हो तुम। ये फाइफो लगाना आसान है, वेटेड एवरेज जरा मुश्किल लग रहा है, ये क्या बात हुई? अच्छा, इफ अ न्यू पॉलिसी वुड हैव शो मोर फेवरेबल रिजल्ट, कहता है मैं न्यू पॉलिसी तब लगाया करूंगा जब ना अच्छे प्रॉफिट आए। अगर अच्छे प्रॉफिट आए तो मैं न्यू पॉलिसी लगा दिया करूंगा, वरना पुरानी पे रहूंगा। ऐसा कहीं लिखा है स्टैंडर्ड में? ये तो धोखा है यूजर के साथ। इफ अ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी रिजल्ट्स इन मोर रिलायबल एंड रेलिवेंट प्रेजेंटेशन ऑफ इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस, ये वाला दूसरा पॉइंट कल हमने पढ़ा था, तो ए टिक कर लिया और डी टिक कर लिया। तो एमसीक्यूज में एक बात जो है उसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो रिटेन रखने पड़ेंगे तो गलत बातें पता चलेंगी। कहीं ये लिखा हुआ है स्टैंडर्ड के अंदर, इट इज इजी टू रिपोर्ट सो चेंज द पॉलिसी, इट इज प्रोड्यूसिंग फेवरेबल रिजल्ट सो प्लीज चेंज द पॉलिसी, नहीं लिखा हुआ। तो ये बोंगियां मारी थी उसने बी और सी में। ओके, विच वन ऑफ द 8 में है ना अब, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, वन होगा मेरा तो नहीं ख्याल इसमें, वैसे जरूरी होता है वन हो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, नीचे वन नहीं होगा। चले मैं किसी इंग्लिश के टीचर से कंसल्ट करता हूं, आई हैव नो आइडिया, मुझे तो लग रहा है इस वजह से ज्यादा भी हो सकता है। विच वन नहीं होगा, वन का मतलब वन वन है। ये कौन कौन से है? कितने लोग कह रहे हैं कौन कौन से है इससे मुराद? विच वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव डन देयर होमवर्क? बताइए इसका क्या मतलब है? एक नहीं किया होगा। कितने लोग कह रहे हैं इसका मतलब है एक नहीं किया होगा? हाथ खड़ा करें। विच वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव डन देयर होमवर्क? कितने लोग कह रहे हैं इसमें काफियों ने किया होगा? किसने किया होगा इससे मुराद है? मुझे तो यही लग रहा है। चलें बहरहाल तो इसका सवाल पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच, चलें ये क्वेश्चन मार्क है हमारा आज का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ट्रीटेड अंडर IAS 8 एज अ चेंज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी? अच्छा भाई, कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी है?
A change in valuation of inventory from weighted average to FIFO. Is it a change in policy or is it a change in estimate? It is a कल change in policy की मिसालें पढ़ी थी ना. It is a change in policy. Which one would be treated under IAS 8 as a change as an accounting policy? जी ये change in accounting policy है FIFO से weighted average जाना. Okay. A change of depreciation method from straight line to reducing balance method. ये policy change है. इसको प्रोटेक्ट ना करें. अच्छा, adoption of revaluation model for non-current assets previously held at cost. Is it a change in policy? Yes, it is a change in policy. It is a change in policy, but it is not treated under IAS 8. बहुत टेक्निकल सवाल था. क्यों? पहली लाइन में लिखा हुआ था which would be treated under IAS 8 as a change of accounting policy. It is a change in accounting policy, but it would not be treated as per IAS 8. इसकी ट्रीटमेंट IAS 8 के मुताबिक नहीं करनी. IAS 8 कहते हैं पॉलिसी को रिट्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट करो, इसको ट्रीट IAS 8 के मुताबिक नहीं करना. अच्छा, अगर सवाल होता ना which is a change in accounting policy, फिर हम कहते हैं yes it is a change in accounting policy. लेकिन सवाल ही कुछ हो रहा है. बहुत टेक्निकल सवाल था ये. which would be treated under IAS 8. कहते हैं IAS 8 वाला ट्रीटमेंट लगाना है इस पे. अब बताओ क्या ये ऐसी पॉलिसी की चेंज है कि इस पे IAS 8 वाला ट्रीटमेंट लगे? इट इज अ चेंज इन पॉलिसी. लिख लें पॉइंट सी. इट इज अ चेंज इन पॉलिसी बट IAS 8 के मुताबिक ट्रीट नहीं की जाएगी. कल वाले नोट्स के आखिरी लाइन है, IAS 8 के मुताबिक ट्रीट नहीं की जाएगी. ट्रीट कैसे की जाएगी? IAS 16 के मुताबिक. IAS 16 कल वाले नोट्स की आखिर में ये लाइनें लिखी हुई थी. जी, capitalization of borrowing cost which has arisen for the first time. Capitalization of borrowing cost, is it a change in policy? भाई एक लाइन लिखी हुई है, it is not a change in policy. Change in policy पता है कब होती? जब हम लोन हमेशा लेते होते और उसको इंटरेस्ट में फेंकते होते, लेकिन इस साल लोन लेते तो नया स्टैंडर्ड आ जाता, हम कहते अब के बाद पुराने इंटरेस्ट को भी एसेट में फेंको. लेकिन ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट विच हैव अराइजन फॉर द फर्स्ट टाइम. कल वाले नोट्स निकाले. इट इज नॉट अ चेंज इन पॉलिसी. ये चेंज इन पॉलिसी नहीं है. पढ़े पॉइंट नंबर 1 पढ़ेंगे ना सफे के एंड पे. The application of new policy for transaction events which did not occur previously is not a change in policy. अब बताएं कैसे पता चला ये फर्स्ट टाइम अप्लाई होने लगा? क्या लिखा हुआ है? पूरी बात किया करो ना. Which have arisen for the first time. भाई ऐसा पहली दफा हुआ है या पहले भी होता था? ऐसा पहली दफा हुआ. अब आ जाके क्या बचा? ए बड़ा ए बचा. ए बचा. चलें जी 9 कर दें. Which two of the following? Which one of you? Which one of you people are going to trip? So one will go. One will go. मुझे तो नहीं समझ आ रही इस बात की. मैंने तो हैरान कर दिया आप लोगों ने आज. शायद मैं गलत समझ रहा हूं. Point 9. Where we will decide on Monday on this. Which two of the following would be treated as a change of accounting policy? जी क्या चीज accounting policy की change है?
एन एंटिटी हैज रिसीव्ड इट्स फर्स्ट गवर्नमेंट ग्रांट, शायद वो एज्यूम करे आपने इसी दफा FR1 पढ़ी है, अभी पिछली दफा जब गवर्नमेंट ग्रांट का स्टैंडर्ड आ चुका था। एंटिटी हैज रिसीव्ड इट्स गवर्नमेंट ग्रांट, एंटिटी ने गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव की है एंड इज अप्लाइंग द डेफर्ड इनकम मेथड। फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव की है हजरात, तो क्या ये पॉलिसी बदल रही है या पहली दफा पॉलिसी चूज कर रही है? स्टॉक खरीदे कितनी ऑप्शंस हैं? 2, FIFO या वेटेड एवरेज। फिक्स एसेट खरीदे साल का एंड आ गया, कितनी ऑप्शंस हैं? 2, कॉस्ट या गवर्नमेंट ग्रांट ली, कितनी ऑप्शंस हैं? किसी को याद है? या डेफर्ड इनकम बनाएं या एसेट की कॉस्ट में से कम कर दें, ऐसा भी कुछ पड़ा हुआ है। तो 2 में से इसने कौन सी चीज चूज की है? अच्छा, पहले क्या चूज करा था? पहले क्या करा था ये बता दें। पहले कुछ भी नहीं करा था, क्यों? तो आप बताएं, क्या ये पॉलिसी चेंज करने लगे या जिंदगी में पहली दफा लगाने लगे? हमने स्टॉक खरीदा, FIFO लगा दिया, बताएं इज इट अ चेंज इन पॉलिसी? हम स्टॉक पे FIFO लगा रहे थे, अब वेटेड एवरेज लगा रहे हैं, इज इट अ चेंज इन पॉलिसी? तो अंडरलाइन करें फर्स्ट। तो भाई ये तो पहली दफा, इट इज एन एप्लीकेशन और इज इट अ चेंज? एप्लीकेशन। ऊपर सवाल क्या था? चेंज। इसको छोड़ें। एंटिटी हैज रीवैल्यूड इट्स प्रॉपर्टी अप टू नाउ दे हैड ऑल बीन कैरिड एट कॉस्ट। इसका मतलब है प्रॉपर्टीज थी, अप टू नाउ थी, लेकिन पहले किस में मैयर होती थी, अब किस में मैयर होंगी? अच्छा, अब तो नहीं उसने पूछा ट्रीटेड का लफ्ज, अब तो उसने, इसलिए मैंने 8वां और 9वां MCQ इकट्ठा कर दिया, आई की किताब में आगे पीछे थे, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। 8वें की रिक्वायरमेंट है वुड बी ट्रीटेड अंडर IS 8, और 9वें की रिक्वायरमेंट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ट्रीटेड एज अ चेंज। इसको चेंज समझा जाएगा या नहीं ये पूछ रहा है, वुड बी ट्रीटेड इन IS 8 एज अ चेंज नहीं पूछ रहा। तो भाई इट इज अ चेंज, ट्रीटेड एज चेंज से मुराद है यहां कंसीडर्ड एज चेंज, इट इज चेंज, वरना 2 पूरे भी नहीं होने हमारे अगर इसको हम चेंज नहीं मानेंगे। नेक्स्ट, एंटिटी हैज रीक्लासिफाइड डेवलपमेंट कॉस्ट फ्रॉम अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू कॉस्ट ऑफ सेल। अच्छा, इसमें ना भाई ये पता नहीं है बाई कैप क्यों इतना बारीक जा रहा है, ऐसा खास होता नहीं। अगर तो लिखा होना कि डेवलपमेंट कॉस्ट को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डालने की वजह कोई पास्ट की एरर है, तो फिर आप इसको एरर में डाल दीजिएगा। अगर सवाल साइलेंट हो तो एक जगह से दूसरी जगह चीजों को क्लासिफाई करना, इसको आप पॉलिसी में डाल दें। इसकी एक मिसाल कल दी थी मैंने आपको। कमीशन इनकम हम अदर इनकम में डालते थे, लेकिन हमें एहसास हुआ कि ये तो हमारी मेन इनकम बनती जा रही है, तो अब हमने सोचा कमीशन इनकम को रेवेन्यू में डालें। तो फिर मुनासिब है कंपैरिजन के लिए प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी रीस्टेट कर दें, तो इसलिए इसको कहते हैं चेंज इन पॉलिसी। तो भाई एक जगह से दूसरी जगह एक्सपेंसेस को फेंकना या एक जगह से दूसरी जगह इनकम्स को फेंकना, अगर एरर का लफ्ज ना लिखा हो तो पॉलिसी में डाल दीजिएगा, और अगर कोई ऐसा लफ्ज लिखा हो हैज एरोनियसली बीन रिकॉर्डेड इन फला, तो फिर एरर में डाल दीजिएगा। इसलिए इसको भी पॉलिसी की चेंज कह दें। एंटिटी हैज रीक्लासिफिकेशन, अगर लिखा होता है एंटिटी हैज रीक्लासिफाइड डेवलपमेंट कॉस्ट फ्रॉम अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू कॉस्ट ऑफ सेल ड्यू टू अ एरर इन पास्ट, फिर ये पॉलिसी की चेंज ना होती, फिर ये एरर होती। अभी इसको पॉलिसी में डाल दें, इसको भी टिक कर दें। एंटिटी हैज इंक्रीज्ड इट्स इररिकवरेबल डेट अलाउंस फ्रॉम 10 to 12, अब 12 भी भागेंगे बस। नो इट इज एन एस्टीमेट, अब 12 भी भागेंगे नहीं, इट इज एन estimate. If it is an estimate, then it is not a policy. तो which two left? B and C. चलें जी, सवाल पढ़ें। अगला सवाल करना शुरू करते हैं। वो नहीं कल वाले नोट्स निकालें। कल वाले नोट्स निकालें, 3 एस्टीमेट पढ़ना शुरू करें। जी हजरात, हमारा रह गया था एस्टीमेट्स कल वाली क्लास में।
कल वाली क्लास एस्टिमेट्स। सबसे पहले अकाउंटिंग एस्टीमेट की डेफिनेशन, उसके बाद चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट क्या होता है, कल वाले नोट्स। अकाउंटिंग एस्टीमेट की डेफिनेशन, इट इज मेड for an item of financial statement when item cannot be measured with precision. When item cannot be measured with precision, rather management makes an estimate. Can I measure provision for doubtful debt with precision and accuracy? Can I calculate the NRV of my stock with precision and accuracy? Can I calculate provision for warranty expense with precision and accuracy? Can I calculate the life of my asset with precision and accuracy? Can I calculate can I choose depreciation method with precision and accuracy? कि हर साल स्ट्रेट लाइन पे बेनिफिट ही देगा, कभी डिमिनिशिंग पे बेनिफिट नहीं देगा. Can I choose a residual value after 5 or 10 years जो कि मुझे मिलनी है with precision and accuracy? Can I calculate the current tax expense for the year to be paid to government, assuming that government will do the audit? Can I make this estimate with precision and accuracy? So here what comes? आखिरी लाइन दोबारा पढ़ें. Rather management makes an estimate because precision and accuracy involved नहीं होती. You cannot calculate even impairment loss with precision and accuracy. क्योंकि इंपेयरमेंट लॉस निकालते हुए आपको पता है फ्यूचर सेल्स की प्रेजेंट वैल्यू लेनी पड़ती है. तो वो सारी मिसालें कल आपको 6 करवाई थी, 7वीं अपनी तरफ से ऐड करवाई थी. तो 6 मिसालें आईकेएफ की किताब में दी हुई थी. ओके, इसमें एक आपको छुड़वा दी थी IFRS 9 वाली. अच्छा जी, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट. चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट क्या है? एडजस्टमेंट इन कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट और अ लायबिलिटी. और चेंज इन एस्टीमेट इज एन एडजस्टमेंट इन पीरियोडिक कंजम्पशन ऑफ an asset, not liability. Periodic consumption of an asset. Okay, it is an adjustment into the carrying amount of asset or liability. Let's start with debtor. 40, but provision minus करें 30. So it is an adjustment in the carrying amount of asset. Stock 30, NRV loss 3. 27. It is an adjustment in the carrying amount of an asset. Okay. Provision क्रिएट की थी 40 पे, क्रिएट की थी 40 पे, अंदाजा लगाया था 40 पे करने पड़ेंगे. साल पूरा हो गया. टी कौन से ज्यादा बेहतर समझ आएगा? प्रोविजन अंदाजा लगाया था 50 के सही करके देने पड़ेंगे. 2 दफा 3 दफा मैंने ये अकाउंट बनाया हुआ है और इस साल पिछले साल वाले सिर्फ आए 38 और साल की वारंटी एक्सपायर हो गई. अब 12 को कहां डालना पड़ेगा? आपको मैंने कहा था नहीं एक्सपेंसेस में नेगेटिव साइन के साथ, याद होगा एक्सपेंसेस में. इट इज एन एडजस्टमेंट इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ अ लायबिलिटी. लायबिलिटी वाज क्रिएटेड विद 50. However, we only paid. साल के एंड पे खड़े होके पता चला कि 1 साल वारंटी एक्सपायर हो गई है. अब ये जो 12 है इसको यहां पॉजिटिव के साथ शो करें. हाँ, ऐसे भी शो कर सकते हैं, मैच करें ना. 50 इधर है, 50 इधर होना चाहिए. तो मैंने कहा था ऐसे ना शो करें. याद होगा आपको 2-3 दफा बात हुई है. इसको यहां एक्सपेंसेस में से माइनस. नाउ व्हाट इज दिस? इट इज एन एडजस्टमेंट इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ अ लायबिलिटी. आई थिंक इट्स अनफ. ये 2-3 मिसालें काफी थी. पढ़ें जी.
स्टैंडर्ड की डेफिनेशन पढ़ें चेंज इन एस्टीमेट की। आप कहेंगे जी चेंज इन एस्टीमेट में तो हमने डेप्रिसिएशन, लाइफ, वो चीजें पढ़ी हैं। वेट, वो भी आ रही हैं, वो इस साइड पे आएंगी। इट इज एन एडजस्टमेंट ऑफ द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट और अ लायबिलिटी। इसकी मैंने आपको मिसालें दे दी हैं भाई, अगर आप नोट करना चाहें। इट इज एन एडजस्टमेंट इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट और अ लायबिलिटी, मे बी थ्रू प्रोविजन, मे बी थ्रू एनआरवी लॉस, मे बी थ्रू वारंटी पेमेंट्स। आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, माइनस करके फिगर्स में एडजस्ट कर रहा हूं। लायबिलिटी में मैंने आपको वारंटी की मिसाल दे दी। और या ये क्या है, और द अमाउंट ऑफ, इट इज एन एडजस्टमेंट इन द अमाउंट ऑफ पीरियोडिक कंजम्पशन ऑफ एन एसेट। हाँ, इधर देखें, इट इज एन एडजस्ट, इधर देखें, इट इज एन एडजस्टमेंट इन द अमाउंट ऑफ पीरियोडिक कंजम्पशन ऑफ एन एसेट। वॉच हियर, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, ये 56 कैसे कंज्यूम होगा, 14 14 14 14, क्योंकि मैंने तो ये वाला मेथड चूज किया था। बट नाउ देयर इज अ चेंज इन कंजम्पशन, इंस्टेड ऑफ 56, इंस्टेड ऑफ 14, नाउ आई एम कंज्यूमिंग इट विद 8 8 8। इट इज अ चेंज या इट इज एन एडजस्टमेंट इन द कंजम्पशन। हाउ मच कंजम्पशन वाज बीइंग चार्ज्ड इन प्रीवियस ईयर, बट नाउ द कंजम्पशन इज ओनली 8 8। ये जो क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन 1 किया था क्लास में। तो द अमाउंट ऑफ पीरियोडिक कंजम्पशन ऑफ एन एसेट की मिसालें लिख सकते हैं आप। चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड, रेजिडुअल वैल्यू में चेंज हो गई, और यूजफुल लाइफ में चेंज हो गई। ये एग्जांपल्स हैं। किसी पूछने वाले ने पूछा, अकाउंटेंट्स तुम लोग ये दो काम क्यों करते हो, Why you people do this? अकाउंटेंट्स ने कहा that results from assessment of present status। हम प्रेजेंट स्टेटस देखते हैं एसेट का, तो पता चलता है ये तो माशाल्लाह काफी साल चलेगा, तो हम डेप्रिसिएशन ज्यादा की बजाय अब कम करना शुरू कर देते हैं। इसका प्रेजेंट स्टेटस देखते हैं। कई दफा ऐसा नहीं होता प्रेजेंट स्टेटस देखें, कई दफा फ्यूचर बेनिफिट्स देखते हैं, तो पता चलता है इस एसेट के फ्यूचर बेनिफिट्स काफी अरसा आते रहेंगे, तो हम लाइफ बढ़ा देते हैं। मुझे याद है इसकी ओरिजिनल लाइफ 5 से 8 साल हुई थी, तो हमने प्रेजेंट स्टेटस देखा एसेट का, कहा बड़ा जानदार है गाड़ी, इसका तो इंजन बड़ा स्ट्रांग है, ये तो जापान का लगा हुआ है, तो ये तो 5 साल की बजाय 8 साल ही अब चलेगी। तो ये रीजन है, दैट रिजल्ट, इंग्लिश समझा करें, दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द असेसमेंट ऑफ प्रेजेंट और एक्सपेक्टेड फ्यूचर बेनिफिट्स। आखिर में आके स्टैंडर्ड बनाने वाले ने हाथ खड़े कर दिए। कहते हैं कभी जिंदगी में आप खड़े हो गए किसी मोड़ पर, इचरे में जाके किसी सड़क के मोड़ पे खड़े हो जाएं, किसी मोड़ पर खड़े हो गए तो आपको पता नहीं चल रहा होगा ये पॉलिसी है या एस्टीमेट है। कहते हैं मैं मशवरा दूं, आसान वाला काम कर लेना, इसको एस्टीमेट समझ लेना, फिर पिछले सालों को ना बदलना, करंट और फ्यूचर ईयर्स को बदल लेना। नोट, अच्छा पेपर में आपने ऐसा नहीं करना हर एक को समझ के, यार ये तो मुझे नहीं समझ आ रहा, ये एस्टीमेट ही होगा। वो आपके लिए ये नोट नहीं है, ये दुनिया के लोगों के लिए है जो स्टैंडर्ड अप्लाई करते हैं, ये आपके लिए नोट नहीं है। मेरा नहीं ख्याल पेपर में पता नहीं किस तरह ये चेक होगा। समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अकाउंटिंग पॉलिसी। अब आप हर एडजस्टमेंट को घर जाके एमसीक्यू में पढ़ो, इट इज डिफिकल्ट टू, समटाइम इट इज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अकाउंटिंग पॉलिसी एंड चेंज इन एस्टीमेट। इन सच अ केस, और आप अपनी रीजन भी देख के आएंगे, ये नोट पढ़ा था हमने क्लास में। In such a case, it is treated as a change in estimate. Okay, अगले सफे पे आए। जी हजरात, इसको ट्रीट कैसे करना है? Prospective application and disclosure is required. जी, इसका डिस्क्लोजर क्या होता है ये सुन लें। The nature and amount of change in accounting estimate that has an effect in the current period or in, if practicable, that has an effect on a current period and
इफ ये नोट नहीं बनाया हुआ ना, बनवाया ही नहीं हुआ, समझाया ही नहीं है, बनवाने में आधा घंटा लग जाना है, तो आपको कैसे समझ आएगा। लेकिन चलें, इफेक्ट बताना होता है करंट ईयर पे और फ्यूचर। ये वाहिद ऐसा नोट है जिसमें फ्यूचर ईयर्स का इंपैक्ट बताना होता है, ये जरूर अंडरलाइन कर लें। ये वाहिद नोट है, इसमें फ्यूचर ईयर्स का बताना होता है। लेकिन फ्यूचर ईयर्स में उसने क्या लिखा है, इफ प्रैक्टिकेबल, इफ इफेक्ट इन फ्यूचर पीरियड्स इज इम्प्रैक्टिकेबल टू एस्टिमेट इट शैल बी। बता दें कि फ्यूचर ईयर्स में मैं इंपैक्ट लगा नहीं सका, मुझे समझ नहीं आ रही। ओके, वेट फॉर मंडे, इसका नोट हम बनाएंगे। बल्कि यहां पे मेरे ख्याल से रेफरेंस ही दे दें। चलें, रेफरेंस बाद में दीजिएगा, लेक्चर 8 में करेंगे हम ये। चलें जी, आज का सवाल निकालें, बहुत हो गई इधर उधर की बातें। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाएं जी। अब एमसीक्यू नंबर 5 कर लो ना, एमसीक्यू नंबर 5 रह गया था, 4 वो कर लें, खुद ही कर लें। करें एमसीक्यू 4 कर लें पहले जी। हजरात, ये किसकी डेफिनेशन दी हुई है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। The following information pertains to draft financial statements of Sky Limited for the year ended 31 दिसंबर 2019। सारी चीजें ना हो गया एकदम। The following information pertains to draft statements of Sky Limited for the year ended 31 दिसंबर 19। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है, रिवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा है ड्यूरिंग द ईयर, नेट ऑफ डेफर टैक्स, नेट ऑफ डेफर टैक्स। देखें इधर, आपको याद है ना, एंट्री होती थी एसेट डेबिट 100 रुपया, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 100 रुपया। FR1 में ये एंट्री होती थी। लेकिन FR2 में आपको बताया गया कि अगर आपका एसेट 100 रुपया बढ़ रहा है तो फिलहाल तो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना, कभी ना कभी जब एसेट बेचेंगे तो उस वक्त तो टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए फिलहाल थोड़ी लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लें। तो मैंने कहा था पहले गवर्नमेंट को पेएबल रिकॉर्ड करें, 30% है टैक्स रेट, फर्ज करें तो 70। अब बता दें रिवैल्यूएशन सरप्लस को मैं क्या कह सकता हूं, नेट ऑफ डेफर्ड टैक्स। ठीक है जी। अब एसेट अकाउंट में कितना लेके जाना है, 100। डीटीएल में कितना लेके जाना है, डीटीएल के टी अकाउंट में 30। और ओसीआई में कितना लेके जाना है, ओसीआई में 70। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं नेट। तो याद रखिएगा, ओसीआई में उधर प्रॉफिट एंड लॉस के फेस पे हमेशा नेट जाता है। इंक्रीमेंटल डिप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ पीपीई। शेयर होल्डर इक्विटी एज एट एकम जनवरी 2018 .2 छोड़ें, was as follows: share capital, retained earning, revaluation, surplus. Okay. For a better understanding, मैं क्वेश्चन को बेहतर करने के लिए मैं आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सट्रैक्ट्स बना रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सट्रैक्ट्स बना रहा हूं। स्टार्ट विद सेल, चलते चलते प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एड ओसीआई, रिवैल्यूएशन
सरप्लस, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 2019 2018। व्हाट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 2019? 200। एंड व्हाट इज ऑफ 2018? 150। What is revaluation surplus arose during the year net of deferred tax? कितना? आपको याद है मैंने कहा था इसको टोटल ना किया करें, इसको टोटल ना कहीं जाना नहीं होता। इसको कहते हैं टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम, लेकिन इसका टोटल कहीं जाना नहीं होता, इसलिए इसको टोटल करने की जरूरत नहीं है। ओके चलें जी आगे, ये मैं बस सामने बना रहने दें, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, भाई इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन याद रखिएगा, इधर भी लिख लें और जाके आज फाइनल अकाउंट भी रिवाइज कर लीजिएगा। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की मैंने कहा था एंट्री डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में होती है, प्रॉफिट एंड लॉस से रूट नहीं होती। तो इसकी एंट्री है सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग, लेकिन ये सरप्लस यहां वाला डेबिट नहीं करना, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी के फेस पे जाएगा। तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की लिख लें, एंट्री लिखें सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, और आगे लिखें डायरेक्टली पोस्टेड इन SOCIE, डायरेक्टली पोस्टेड इन SOCIE। ये जो 9 और 7 है, will never appear in profit and loss। देखें आपका दिल चाह रहा है ना सरप्लस को रिटेन अर्निंग में शिफ्ट करने का, तो मैं कह रहा हूं यूजर को पहले सरप्लस दिखा दें कितने, फिर इसको अभी ले जाएंगे और लेके जाके कहीं और शिफ्ट कर देंगे। इधर शिफ्ट करने की क्या जल्दी है? बच्चे कहते हैं इधर ही शिफ्ट करें सर, नहीं इधर शिफ्ट करने की जल्दी नहीं, शिफ्ट इधर लाके इसको कर देते हैं। नेक्स्ट, ये तो एरर है पॉइंट 2 में, वो आप ही सही करके देंगे अभी मुझे। पॉइंट 3, शेयर होल्डर्स इक्विटी एज अ 2 जनवरी 2018 वाज एज फॉलोज। शेयर कैपिटल रिटेनिंग रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑन 30 नवंबर 2019 एसएल इशूड 40% ऑर्डिनरी राइट शेयर्स टू ऑर्डिनरी एट ₹115 per share। Tax rate is 30%। Prepare a statement in equity for the year ended 31 दिसंबर 19 in accordance with। अच्छा जी, किस साल की बनानी है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 19। ओके, कॉलम बता दें, सारा डेटा आपने पढ़ लिया, कॉलम बता दें कौन कौन से? शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग, रिवैल्यूएशन, सरप्लस और टोटल। ठीक है जी। अच्छा 31/12/19 कुछ तरतीब बताई हुई है मैंने। 31/12/19 आपने भी नहीं नोट करना, आपने भी नहीं नोट करना। पैट किस साल का? 2019 का। क्लियर? नो, 19 का नीचे आना है। पैट 2018। नेक्स्ट बोले बोले। पैट 2019 का। वेट वेट वेट, इधर क्या लिखूं? क्लोजिंग नहीं, रिटेन्ड अर्निंग लिखना क्योंकि अब कॉलम ज्यादा है। क्लोजिंग 31/12/19। इधर एडजस्टमेंट्स कुछ आ जाएंगी। ये क्लोजिंग जी 31/12/18। ओके, इधर बोलें क्या लिखूं? चलो क्लोजिंग ही जाने दें। 31/12/17। इधर क्या लिखूं? क्लोजिंग 31/12। व्हाई आई रिपीट इट? क्योंकि अगर एरर 19 वाली तो यहां सही होगी, 18 वाली यहां सही होगी, 17, 16, 15, 14 वाली सारी यहां सही होंगी, लेकिन इस सवाल में भी कोई पुरानी एरर नहीं है, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। यहां थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। क्लोजिंग 31/12/17। फर्स्ट चेंज
ये पहली चेंज है सिर्फ उस सवाल में जिस सवाल में आपको रिवैल्यूएशन सरप्लस भी नजर आ रहा है। इट इज फर्स्ट चेंज। यू आर नॉट सपोज्ड, आपको याद होगा हम ऐसे करते थे, इनको उठाएं और उठा के सेम लाइन में पार्क करना है। टोटल इनकम यूजर को पैट और सरप्लस एक ही लाइन में नजर आए, वो देखे तो पैट और सरप्लस रियलाइज अनरियलाइज। कुछ बच्चे गलती करते हैं, वो उस पर आके नंबर काटेगा, वो क्या करते हैं, पैट की अलग लाइन डालते हैं, उधर से पैट उठाते हैं, इधर एक और लाइन दरम्यान में डालते हैं रिवैल्यूएशन सरप्लस। इसकी इजाजत नहीं है। क्या उठानी है, टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम उठानी है। ओके चलें जी। ओह वी आर वेरी लकी, शेयर होल्डर इक्विटी एज एट जकम जनवरी 18 ही गिवन है। हालांकि सवाल में मुझे याद है जो पिछला सुप्रीम वाला सवाल किया था उसमें 2-3 साल की गिवन थी परेशान करने के लिए। अभी गिवन ही सिर्फ किस साल की है, 18 की। 17 की गिवन है, 19 की गिवन है, नहीं गिवन, सिर्फ गिवन ही किसकी है, और वो भी यकम जनवरी 18 की। रिक्वायर्ड गिवन है, रिक्वायर्ड गिवन है। उठाएं जी इसको, यकम जनवरी 18 की। शेयर कैपिटल बोले 400, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग, रिवैल्यूएशन सरप्लस, हाँ कोई पुराने सरप्लस भी होंगे, 130। ओके प्रॉफिट। अब पहले मैं गलत काम करने लगा हूं, पहले मैं गलत काम करने लगा हूं फिर सही जी। प्रॉफिट बता दें 2018 का, $150, सरप्लस 30 जी। प्रॉफिट बता दें 2019 का, बोले 200, 45। अब आप आएंगे और अब आप आके इन दोनों को घूरेंगे, ओए शर्म नहीं आती तुम लोगों को, बाहर क्या कर रहे हो, अंदर आओ जी। आ रहे हैं, तुम भी आओ। अच्छा तुम लोग इधर रहो, तो तुम बड़े हो गए हो, खेलो, अंदर आओ दोनों। 200 और नहीं इधर 150 था। तुम अंदर आओ क्योंकि सवाल में 0.2 गिवन है। प्रॉफिट्स को सही करके बाहर लेके जाने। सरप्लस सही नहीं होता, सरप्लस आपको सही वाला ही देगा कि सरप्लस में भी एरर्स दे देगी, इतनी लूट नहीं है। बस आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में एरर्स देगा, उसे आपको पता है। अच्छा ये छोड़ें, ये चीज देखी है, ये तो कई दफा सवालों में की है। ये सवाल से उठाते थे हम, प्रैक्टिस का क्वेश्चन 1, ये सवाल से उठाया था और फिर ये हम प्रॉफिट एंड लॉस से ले आए थे। ठीक है, तो 19 की गलतियां इसमें सही करनी है, 18 की गलतियां इसमें सही करनी है, और पुरानी गलतियां इस 70 में सही करनी है। ओके, ये फिगर्स कितनी थी भाई? 30, 45। व्हाइट बोर्ड पे देखे बगैर नोट कर लें, देखना मना है। यहां 2-3 लाइनें छोड़ें, यहां 2-3 लाइनें छोड़ें। ये अनएडजस्टेड फिगर्स मैंने पोस्ट कर दी हैं। थोड़ा बहुत इजाजत है साथ वाले के रजिस्टर की तरह देखने की, व्हाइट बोर्ड पे ना देखें। बांटे भाई, हैंड रिटन पेजेस बांटे, ये सारे सभी एक एक करके और पीछे। भाई अपना काम कर। जी हैंड रिटन सफ़े बांटे जा रहे हैं, ये फिर कभी यूज होंगे या आज यूज होंगे।
नहीं ठीक है, बैठो, किताब देना भाई, एडजस्टमेंट करें आप, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की किताब देना। चलो पॉइंट 2 पढ़ो अब। नीचे वर्किंग शो कर देना छोटे से। एरर बड़ी मजे की है, थोड़ा फोकस करेंगे समझ आ जाएगी। करें, आप भी करें एरर, डेफर टेक्स्ट का इम्पैक्ट भी लें उस पर। जी कल होमवर्क में पेटेंट ए को इंपेयर तो नहीं किया था, पेटेंट बी सिर्फ इंपेयर करना था। चलो ये फायदा हुआ, जिन्होंने नहीं किया होमवर्क वो अब जाके करेंगे। 1 का 2, इंस्टॉलेशन ऑफ एन असेंबली प्लांट। असेंबली प्लांट होता है जो चीजों को असेंबल करता है, जोड़ता है। इंस्टॉलेशन ऑफ एन असेंबली प्लांट, पेंटिंग का प्लांट भी होता है। इंस्टॉलेशन ऑफ एन असेंबली प्लांट वाज कंप्लीटेड इन दिसंबर 17। प्लांट मुकम्मल हो गया दिसंबर 17 को एट अ कॉस्ट ऑफ 60 मिलियन एंड इट वाज रेडी फॉर यूज ऑन यकम फरवरी 18, और यकम फरवरी 18 को ये रेडी फॉर यूज है। भाई इंटेंजिबल्स में हमारी डिस्कशन पेंडिंग पे चली गई थी और मैंने आपको बताया था आईकैप में ईमेल करूंगा, देन आई विल रिप्लाई यू। बहरहाल टेंजिबल्स में इट इज अ बक्का ठक्का रूल, टेंजिबल इज डिप्रिशिएटेड व्हेन इट इज अवेलेबल फॉर यूज। टेंजिबल को उस वक्त डिप्रिशिएट किया जाता है जब अवेलेबल फॉर यूज हो। अच्छा, अब आप मुझे बता दें इंस्टॉल कब हुआ? दिसंबर 17 पे इंस्टॉल कब हुआ? एंड इट वाज रेडी फॉर यूज ऑन 1 फरवरी को रेडी फॉर यूज था। However, depreciation for the year ended 31 December 18 amounting to 4.5 million was worked out from the date of production. That is यकम अप्रैल 18। आगे नहीं पढ़ना, आगे नहीं पढ़ना। 18 के साल में गलती बता दें। 18 के साल में ओरिजिनल डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होनी चाहिए थी 11 मंथ्स। यकम फरवरी, महीने भी गिनने की जरूरत नहीं, आसान सी डेट है। यकम फरवरी 11 महीने चार्ज होनी चाहिए थी ओरिजिनल डेप्रिसिएशन, बट इट वाज रॉन्गली कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट एक्चुअल प्रोडक्शन वाज स्टार्टेड। हालांकि डेप्रिशिएट होता है व्हेन इट इज अवेलेबल फॉर यूज, सो इट इज अवेलेबल फॉर यूज ऑन यकम फरवरी, बट एक्चुअल यूज कब शुरू हुआ? जी कितना? 9 मंथ्स। ओके, अब आप मुझे बता दें रेट इज मिसिंग
रेट इज मिसिंग, तो कोई मसला नहीं। वैसे तो रेट निकल भी सकता है, वो कोई मसला नहीं, लेकिन इस वक्त हम एक शॉर्टकट लगा लेते हैं। 4.5 मिलियन कब से डिप्रिशिएट कर रहा है? फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोडक्शन, यानी 4.5 को डिप्रिशिएट कर रहा है जकम अप्रैल से। तो ये 4.5 कितने अरसे की डेप्रिसिएशन है? लेकिन हमें कितनों की चाहिए? 11 मंथ्स की। मेरे ख्याल से 2 की निकाल लेते हैं। रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफाइंग एंट्री 2 महीने की होगी ना, 2 महीने की निकाल लेते हैं, बाकी की क्या करनी है? 4.5 मिलियन अगर 9 महीने की डेप्रिसिएशन है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो बताओ 2 महीने की डेप्रिसिएशन क्या बनती है? 1। ये 1 कितने लोगों ने निकाल लिया था? हाथ खड़ा करें। गुड। फुल स्टॉप पे रुक जाएं, आगे ना पढ़ें। अब इस एरर को रेक्टिफाई कर लेते हैं। इज इट एन एरर और अ चेंज इन पॉलिसी? डेप्रीसिएशन वॉज वर्कड आउट रॉन्गली, सो इट इज एन एरर। जी, क्या करेंगे मोहतरम? डेप्रीसिएशन को 2 महीने से रॉन्ग से ओरिजिनल की तरफ जाते हैं ना, बढ़ा दें। डेप्रिसिएशन बढ़ाने की एंट्री, डेप्रिसिएशन अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन छोड़ें, आज कौन सी हमें एंट्रीज मांगी हुई हैं, आसान काम करते हैं। डेप्रिसिएशन डेबिट, पीपी क्रेडिट। जी, अगले साल की डेप्रिसिएशन गलत नहीं होगी क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, लेकिन फुल स्टॉप के बाद उसने कोई और लाइन लिख दी है, वो पता नहीं क्या है, वो देखते हैं। द मिस्टेक वॉज करेक्टेड। हमने कहा ये तो मिस्टेक करेक्ट कर ली है इसने, हम फिर हमने क्यों की है? द मिस्टेक वॉज करेक्टेड बाय एडजस्टिंग द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर 19 के प्रॉफिट एंड लॉस में 18 की डेप्रिसिएशन की गलती सही की है। भाई ये तुम क्या कर रहे हो? ये तुम एरर को प्रोस्पेक्टिवली सही कर रहे हो। आर यू मैड? 19 के प्रॉफिट एंड लॉस में 18 की गलती सही कर रहा है। पहले तो एग्री कर लें ये 18 की गलती है, तो ये प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रीस्टेट होनी बनती हैं। उसने क्या किया? लाइन पढ़ें। इट इज एडजस्टेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ 19। अभी हम एमसीक्यूज में पढ़ के आए हैं 19 के प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्टमेंट नहीं जा सकती, बल्कि ये तो रिटेन्ड अर्निंग में हिट होनी है जाके, 19 के प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जा सकती। ये 19 के प्रॉफिट एंड लॉस में ये गलती सही नहीं हो सकती। अच्छा जी, अब एक सिंपल सी मिसाल आपको पहले देता हूं, फिर इसकी तरफ मूव करता हूं। 2018 में आपने सेल रिकॉर्ड नहीं की, ठीक है। 19 में किसी ने कहा ओ यार सेल रिकॉर्ड नहीं की, ओहो आपने 19 में कर ली। 2 ब्लंडर मारे हैं आपने, डबल पागल। 18 में आपने सेल रिकॉर्ड नहीं की, नवंबर में सेल हुई, आपने सेल रिकॉर्ड नहीं की। 19 में किसी ने आके पूछा यार वो सेल रिकॉर्ड नहीं की, ओ हाँ नहीं की, आपने डेटा डेबिट सेल क्रेडिट। बताएं रेक्टिफाइंग एंट्री, दोनों सालों की रेक्टिफाइंग एंट्री बताएं, दोनों सालों की रेक्टिफाइंग एंट्री बताएं। डेटा डेबिट क्योंकि रिकॉर्ड नहीं की थी, इधर कर दी सेल डेबिट डेटर क्रेडिट। क्लियर? अच्छा जी, पहली गलती क्या हुई? 18 में 2 महीने डेप्रिशिएट नहीं किया। डेप्रिशिएट कब से करना बनता था? जब से अवेलेबल फॉर यूज है, 1 फरवरी। गलती से कर कब से दिया? कम अप्रैल से। 2 महीने कम डेप्रिशिएट किया, ये गलती की 18 में। अच्छा 19 में क्या किया? 19 में पता चला पिछले साल 2 महीने डेप्रिशिएट नहीं किया, तो 19 में आपने फिर 2 महीने डेप्रिशिएट कर दिया होगा। हालांकि ये 2 महीने कितने साल की डेप्रिसिएशन है, फिर 19 में तो 12 महीने अपने भी डेप्रिशिएट हो गए होंगे और पिछले वाले 2 भी डेप्रिशिएट हो गए होंगे। अब जो पिछले वाले 2 डेप्रिशिएट हुए उन्हें डेप्रिशिएट करना है या रिवर्स करना है? रिवर्स करना है जी। रिवर्स कैसे कर सकते हैं? पीपी डेबिट डेप्रिसिएशन क्रेडिट। एंट्रीज पढ़ लें दोबारा, फिर टैक्स की एंट्रीज करते हैं। एडजस्टमेंट पढ़ लें दोबारा जरा।
जी, मैं जिस लाइन पे फोकस करने लगा हूं आपने भी उस पर फोकस करना है। द मिस्टेक वॉज करेक्टेड। अच्छा मुझे बताइए मिस्टेक करेक्ट कैसे हुई होगी? फरवरी मार्च में डेप्रिशिएट नहीं हुआ ना, तो फरवरी मार्च की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हमने कर दी होगी, तो अब मिस्टेक रेक्टिफाई होगी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करके। अब वो जो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी बनती ही नहीं थी क्योंकि वो तो पिछले साल की फरवरी मार्च की थी, उस रिकॉर्ड की भी को क्या कर दें, रिवर्स कर दें। अच्छा जी, अच्छा एरर में भी याद रखिएगा, हम अगर एरर करके बाद में सही कर दें तो हम टैक्स वालों के बारे में हमेशा ये अज्यूम करते हैं वो सही थे। टैक्स वालों के बारे में हम कभी अज्यूम नहीं करते वो गलत थे। टैक्स वालों के बारे में हम हमेशा अज्यूम करते हैं वो सही थे और उन्होंने अपनी कैलकुलेशन सही बुनियादों के ऊपर की हुई थी। ये बात चलें खुल गई है तो इस बात के ऊपर भी बात कर लेते हैं आज जरा डिटेल से कि डेफर्ड टैक्स क्यों इन्वॉल्व होता है, करंट टैक्स क्यों नहीं इन्वॉल्व हो रहा। मैं हर एंट्री डेफर्ड टैक्स में क्यों करता हूं, टैक्स की करंट में क्यों नहीं करता। ये एसेट 2018 में हमने खरीदा, 2018 में से हम डिप्रीशिएट कर रहे हैं, ठीक है जी। अगर मैं खड़ा हूं 31/12/2018 में, अगर मैं खड़ा हूं 31/12/2018 में, तो एक है कैरिंग अमाउंट, एक है टैक्स बेस, एक है डिफरेंस, एक है टैक्स। 31/12/2018 पे खड़े होके ये मैंने एसेट खरीदा है 60 मिलियन का। जिन हजरात ने टैक्स पढ़ा हुआ है चले मैं उनसे बात करता हूं। बिल्डिंग के लिए 10% रेट है, कंप्यूटर के लिए 30% रेट है और बाकी सब एसेट्स के लिए 15% रेट है। ये एसेट क्या है? प्लांट। प्लांट के लिए कितने परसेंट रेट है? 15%। कॉस्ट क्या है? तो टैक्स वालों ने 15% डेप्रिशिएट कराया होगा। 60 का 15% जरा मुझे बता दें, पहले अकाउंटिंग वालों की बता दें। 60 माइनस 4.5, 60 माइनस, माने ना माने अकाउंटिंग वालों ने गलत जो किया है, 60 माइनस 4.5 बोले 55.5। अच्छा टैक्स रूल्स आपको पता है अपने होते हैं। अब मैं प्रॉपर टैक्स रूल्स अप्लाई कर रहा हूं जो पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान में ये रूल है प्लांट 15% डेप्रिशिएट होता है। और टैक्स वालों का एक और रूल सुन लें, टैक्स वाले खरीदने के साल में पूरा साल डेप्रिशिएट करने देते हैं। टैक्स वाले पूरा साल डेप्रिशिएट करने देते हैं, ये पता है आपको? अच्छा जी, ये तो मैंने 9 महीने की डेप्रिसिएशन माइनस की है, 9 महीने की कैलकुलेट हुई भी थी 9 महीने की जी। टैक्स वाले क्या कह रहे होंगे, कितने का खरीदा? 60 का। 60 का 15% 9, 60 माइनस 9 51। ओके जी, डिफरेंस 4.5। ओके, ये थी रॉन्ग कैलकुलेशन, ये थी रॉन्ग कैलकुलेशन। मुझे एहसास हुआ गलती का। जब मुझे एहसास हुआ गलती का तो मैंने क्या किया, मैंने इधर आके 60 में से माइनस किया 2 महीने की डेप्रिसिएशन और, माने 60 कॉस्ट है, ये अप्रैल से दिसंबर तक की डेप्रिसिएशन है और ये फरवरी मार्च की डेप्रिसिएशन है। तो मैं तो 2 महीने की डेप्रिसिएशन और रिकॉर्ड करूंगा। मैं क्या करूंगा 50, मैं अपनी कैरिंग अमाउंट रिवाइज कर ली। मैंने टैक्स वालों से कहा यार वो ये हुआ तो मैं तो कैरिंग अमाउंट रिवाइज कर लिया। टैक्स वालों ने कहा अच्छा ठीक है, ठीक है तुमने किया होगा करो, हमारे रूल्स आपको पता है वो सही लगे हुए हैं, हम तो खरीदने वाले साल में पूरा डेप्रिशिएट करते हैं इसलिए हम महीनों के चक्रों में पड़ते ही नहीं। पता नहीं आप लोग क्या करते रहते हो। तो हम बस 51 एज इट इज लिख देते हैं दोबारा। आप बताएं 3 पॉइंट, अब बताएं क्या डिफरेंस चेंज हो गया एक से। अब ये जो मैं एक पे रेट लगा के टैक्स निकालूंगा, ये कौन सा टैक्स है बताएं? एक से डिफरेंस आ गया। क्या हमारे और टैक्स वालों में इख्तलाफ बढ़ गया इस वजह से? अब इख्तलाफ बढ़ा हमारे और टैक्स वालों से, अब मैं एक से डेफर्ड टैक्स रिकॉर्ड करूं, रिवर्स करूं, इस बात को भी छोड़ें, बट एक पे जो रेट लगाऊंगा मैं पहले किस पे रेट लगा चुका हूं।
अब किस पे रेट लगा रहा हूं? मैं पहली क्लास से आपको ये कह रहा हूं, हम बदल जाएं, टैक्स वाले नहीं बदलते, वो अपने रूल्स पे डटे रहते हैं। तो हमारे बदलने से अगर टैक्स वाले नहीं बदलते, तो इस बात का मतलब है कि हमारे और उनमें डिफरेंस और हो गया। तो अगर डिफरेंस आ गया हमारे में और उनमें, तो अब ये जो रेट लगेगा, ये कौन सा वाला टैक्स आएगा? ये कौन सा वाला टैक्स आएगा? अच्छा, अब अगला सवाल, करंट टैक्स पे इसका असर क्यों नहीं पड़ा? करंट टैक्स पे इसका असर क्यों नहीं पड़ा, ये भी देख ले। 2018 इधर वाली कैलकुलेशन, 2018 रिवाइज्ड कैलकुलेशन। करंट टैक्स में क्या जाता है? बुल बड़ा शौक था ना लॉजिक पूछने का, फिर यही जाता है ना। पीबीटी वगैरह मुझे नहीं पता, सवाल में जो होंगे गिवन होंगे, पीबीटी नहीं है गिवन, मैं क्या करूं। अच्छा, करंट टैक्स में क्या जाता है? लेस टैक्स डिप्रिसिएशन, ठीक है जी। अच्छा, इससे पहले इधर आता है पीबीटी, इधर आता है पीबीटी। पीबीटी से ऊपर भी मुझे कुछ समझाना पड़ेगा आपको, फिर ये वर्किंग समझ आएगी। पीबीटी से अगर ऊपर वाली चीज नहीं बनाऊंगा ना, तो फिर समझ नहीं आएगी। पीबीटी से ऊपर आपको पता है सेल वगैरह होती है, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, लेस डेप्रिसिएशन, लेस रिपेयर, लेस रेंट, लेस डेप्रिसिएशन। ये करंट टैक्स की वर्किंग का पार्ट नहीं है, लेकिन आपको पता है पीबीटी से ऊपर खर्चे माइनस हो गए होते हैं, तो फिर मैं प्रॉफिट एंड लॉस पूरा बनाऊंगा तो समझा सकूंगा, ऐसे नहीं समझा सकूंगा। अच्छा जी, अकाउंटिंग वालों ने डेप्रिशिएट कितना किया गलत? 4.5। हमने कहा अकाउंटिंग वालों शर्म नहीं आती, हमारी डेप्रिसिएशन 9 है, तो अकाउंटिंग वालों ने ऐड कर देते हैं, और इसकी जगह क्या रिकॉर्ड कर देते हैं? 9। इसकी जगह क्या रिकॉर्ड कर देते हैं? 9। अच्छा, ये तो अकाउंटिंग वालों की गलत अकाउंटिंग, ये जो आपको पता है ये गलत फिगर्स हैं, लेकिन इस गलती से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये गलती हम रिवर्स कर देते हैं, तो ये 9 ही है। अच्छा, जब हमने गलती सही की, तो गलती सही करने पे अकाउंटिंग वालों ने कहा यार ओहो, हमारी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन तो 3.5 नहीं 5.5 है। अब फिर टैक्स वाले आए, टैक्स वो खुदा का खौफ करो, तुम्हारी डेप्रिसिएशन 5.5 है, शर्म नहीं आती, रिवर्स करो। आपने कहा हाँ ऐड कर दो, और -9। अब बता दें, दोनों सूरतों में ये तो नेट होकर कैंसिल हो गया, ये भी -9 है, 9 ही माइनस हुआ ना, ये नेट होके ये भी क्या है? अब इधर भी -9 हो रहा है, इधर भी -9 है, तो नो इफेक्ट ऑन करंट टैक्स, नो इफेक्ट ऑन करंट टैक्स। दैट्स वाई मैं डेफर टैक्स करता था इधर, इसलिए मैं डेफर टैक्स को लाता था। समझ आई बात? ठीक है, दिल चाह रहा था किसी दिन सुनने को, सुन ली आप? ओके, तो मेरे भाई हर बात की वजह होती है, लेकिन टाइम नहीं होता, और बंदा कई दफा बस मान जाया करे जिस तरह बात बताई जा रही हो। तो पीबीटी तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों ने पहले गलत डेप्रिसिएशन माइनस कर ली हुई थी, गलत को भी तो रिवर्स ही कर दिया ना, और ये वाली रिकॉर्ड करनी थी। अब दोनों सूरतों में आप बताएं, यहां खड़े होकर बताएं कितना माइनस हो चुके, इसको तो कैंसिल करें ना, बताएं कितना माइनस हो चुका, यहां तक पहुंचते हुए बताएं कितना माइनस हो चुके? 9। आप बताएं करंट टैक्स पे कैसे फर्क आएगा, मैं कैसे करंट टैक्स की एंट्री करूं? लेकिन हमने कैरिंग अमाउंट बदल ली, उन्होंने टैक्स बेस, आप बताएं फिर किस पे फर्क आएगा? डेफर्ड टैक्स पे। तो भाई पेपर में अगर कभी लिखा हो कि हमारे बदलने से टैक्स वालों ने अपने आप को बदल लिया है, तो क्या करेंगे? और अगर ये ना लिखा हो हमारे बदलने से टैक्स वालों ने अपने आप को बदला है, तो डेफर्ड टैक्स। इस सवाल में कहीं लिखा हुआ है कि टैक्स वालों ने भी अपने आप को बदला है, तो हम एज्यूम करेंगे टैक्स वालों ने अपने आप को नहीं बदला। ये मैंने सिर्फ एक फिगर एज्यूम किया पूरे सवाल में, टैक्स वालों का डेप्रिसिएशन रेट
बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सब के लिए 15। ये टेक्स के F6 जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको पता है। सर मैंने एक चीज एज्यूम किया, क्या एज्यूम किया? अच्छा एक और सवाल हमने किया था प्रैक्टिस क्वेश्चन 1, उसमें पता है क्या लिखा हुआ था? उसमें लिखा हुआ था जब हमने इंटरेस्ट को प्लांट की कॉस्ट में डाला तो टैक्स वालों ने भी क्या कहा, हम इंटरेस्ट को क्या कर देते हैं, प्लांट की कॉस्ट में डाल देते हैं। फिर हमारे और उनमें कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस में गैप आया या सेम हो गई? सेम हो गई। लेकिन आज कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि हमने जब 2 महीने और डेप्रिशिएट किया तो टैक्स वालों ने कहा चलो यार हम भी 2 महीने और डेप्रिशिएट कर लेते हैं। कहीं ऐसा लिखा हुआ है? जिसका मतलब टैक्स वाले अपने रूल्स पे कायम है। तो फिर हमारे और उनमें क्या आ गया, इख्तलाफ। वो कहां जाएगा? और दूसरी बात, अगर आप करंट की बजाय डेफर्ड में कर देंगे या डेफर्ड की बजाय करंट में कर देंगे ना तो एक ज्यादा नंबर पेपर में कटेगा। तो ये कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। चलें जी, एक्सपेंस बढ़ने से, अब मेरे जाने के बाद तस्वीर खींच लीजिएगा, जो भी कर लीजिएगा। अभी तक देखें, एक्सपेंस बढ़ने से, प्रॉफिट कम होने से टैक्स कम हो जाता है। टैक्स कम होने की एंट्री 0.3, एक्सपेंस प्रॉफिट बढ़ने से, ये जो इतनी लंबी डिस्कशन की है इसका कोई खास फायदा नहीं है, आप लोगों ने इग्नोर कर देनी है। डीटी डेबिट, डीटीएल क्रेडिट 0.3। चलें जी, अब इन रेक्टिफाइंग एंट्रीज को हम पोस्ट करते हैं। तस्वीर जिसने खींचनी है खींच ले, मैं मिटाने लगा हूं वो। सिर्फ एक अजम्पशन ली है, टैक्स वालों का रेट 15% है, बाकी सारा डेटा इसी सवाल से उठाया है। ओके, पोस्टिंग कराएं भाई। एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट, एक्सपेंस कम होने से प्रॉफिट बढ़ गया। आगे दोबारा पोस्टिंग कराएं, अब जल्दी लिखना है बस। एक्सपेंस कम होने से प्रॉफिट और एक्सपेंस डीटी बढ़ने से प्रॉफिट -0.3। जी टाइम नहीं है हमारे पास, 0.3 की आखिरी लाइन काट दें, राइट शेयर्स। 0.3 की आखिरी लाइन काट दें, राइट शेयर्स वाली एडजस्टमेंट। और ये सवाल पास पेपर का क्वेश्चन 5 ही है, होमवर्क में कर लीजिएगा, उसमें ये लाइन होगी। राइट शेयर्स आपको निकालने आते हैं। जी क्या रह गया सवाल में? भाई रह गया ना, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। जी भाई इसकी एंट्री बताएं। रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, retained earning credit. Now there was an error on my part. यहां मुझे एक लाइन छोड़नी चाहिए थी इसके लिए, लेकिन कोई मसला नहीं, खैर है। आप तो दरमियान में जगह निकाल लेते हैं, दिल में भी जगह निकाल लेते हैं। दरमियान में छोटी सी जगह, इस एंट्री का नाम क्या है? ट्रांसफर एंट्री। मुनासिब है टीसीआई के नीचे आए ये। जी बोलें। रिवैल्यूएशन इस साल का बताएं कितने? रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट एंड रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, सॉरी 7, वो दूसरी 9। अच्छा जी इधर आए आप, अब इधर मैं दरमियान में ही फिट करूंगा। ट्रांसफर की एंट्री, ट्रांसफर की एंट्री बोलें जी। रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट 9। सवाल इज ओवर नाउ।
राइट शेयर की एंट्री खुद ही करनी है आपने। रिटेन अर्निंग बता दें जी। 149.3 और इस साल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बता दें 200.7। होमवर्क में जब आप ये सवाल करेंगे पास पेपर का क्वेश्चन तो आपको इसमें डिविडेंड्स की बारिश भी मिलेगी, डिविडेंड्स की जगह। ओके $226.153 जी। $180। खड़े हो जाओ, कुछ बताओ, सारे चुप, कुछ बताओ। सॉल्व हो गया ना? मैं 8 नंबर का सवाल है। गुड, 7/8। अच्छा जी, रीस्टेटेड, ये तो हमारा साल है ना, इसकी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी यूजर के पास गई नहीं, इसकी जा चुकी है। रीस्टेटेड 8/8। रुपीज इन मिलियन ने लिखा 7.5/8। हैंड रिटन पेजेस किसी को ना मिले हो? पेज 5। जी भाई, इधर भी नहीं मिले, ऐसे हाथ खड़ा रखें। जल्दी आओ जल्दी आओ, इस रो में भी, 3rd रो में। जी हजरात, बॉटम से शुरू करें। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का पूरा फॉर्मेट मैंने आपको दे दिया है, बॉटम से शुरू करें। क्लोजिंग आता है 31/12/2000। ये सारी फिगर्स मैंने ना एज्यूम की हुई हैं, मोहतरम अभी नोट ना करो, जरा फॉर्मेट समझ लो। ब्लू जैकेट, फॉर्मेट समझ लो जरा। ये मैंने 16 पॉइंट्स लिस्ट डाउन किए हैं, 16 पॉइंट्स, 16वें से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ऐसी नंबरिंग दे दी है। क्लोजिंग 31/12/19, अपने से फिगर्स एज्यूम किए हैं। इससे ऊपर कौन सी एंट्री है भाई? ट्रांसफर ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट नेगेटिव साइन के साथ, और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, फिगर एज्यूम किए हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व, एंट्री बताएं। रिटेन्ड अर्निंग डेबिट जनरल। टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम, ये वाली जो हमने निकाली है टोटल, जिसमें 2 फिगर्स आगे आ रही हैं। ये 25 के ऊपर लिख लें पैट, 25 के ऊपर पैट लिख लें। अच्छा, ये 7 क्या होगा? ये फिगर्स मैंने सारी एज्यूम की हैं, ये 7 क्या होगा? रिवैल्यूएशन सरप्लस। अच्छा, राइट इशू कहां कहां आ रहा है? शेयर कैपिटल और अच्छा डिविडेंड्स मैं डिस्कस नहीं कर रहा, वो आपको पता है, छोड़ें। कैश है ना, दोनों कैश हैं, तो रिटेन्ड अर्निंग में माइनस हो रहे हैं, शेयर कैपिटल में नहीं जा रहे। इसी तरह इस क्लोजिंग के साथ मैंने क्या लिखा हुआ है? आर, रीस्टेटेड। फिर ऊपर चलें, उसी तरह ट्रांसफर ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस टू, फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू, फिर टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम में 2 कॉलम क्यों आ रहे हैं? रिटेन्ड अर्निंग में भी प्लस हो रहा है, ये पैट है 17 का, और 12 क्या है? ये 12 OCI है, ये 12 OCI है। अच्छा, ये डिविडेंड क्यों दोनों जगह आ रहे हैं? इनके साल आपने खुद देखने हैं। अच्छा, ये ओपनिंग बैलेंस आ रहा है 1 जनवरी 18 का, ये एक और लाइन 6 क्या आ रहा है? 6
इफेक्ट ऑफ एरर करेक्शन और पॉलिसी चेंज। और ये ओपनिंग बैलेंस रिपीट हो रहा है, ये 2 दफा आ रहा है, तो इट इज अ फुल फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। सफिक एन पे आए, डिस्कशन ऑफ अनऑडिटेड ड्राफ्ट एंड ऑडिटेड। बताएं जी, इधर देखें, इस साल को क्या कहते हैं? गुड, बताया हुआ आपको। इस साल को क्या कहते हैं? या। और अगर मैं इधर खड़ा हूं तो ये साल ड्राफ्ट है, तो ये ऑडिटेड। छोड़ें पॉइंट 3, फिर बस ओवर।